नमस्कार मित्रों, टेस्ट आपका हुआ था और कुछ स्टूडेंट से मैंने पूछा भी है और काफी हद तक उनके आंसर उन्होंने सही दिए हैं। जिनके 15 प्रश्न आए हैं और 15 में से 12 जिसने सही किए हैं, बहुत अच्छी जगह पर है, अच्छा परफॉर्मेंस है उनका। और जिनके 20 प्रश्न आए और उनके 18 या 19 तक अगर राइट हुए तो अच्छी बात है। और जिनके गलत हुए हैं 2 या 3, जो भी गलत हुए, तो आपने ये नोटिस किया होगा कि क्यों गलत हुए, देखा आप लोगों ने। चलिए मैं एक बार उत्तर बता दूं उन सबके। नहीं रहने दो, इसमें कौन खोल लेगी, है मेरे पास पेपर, सबके पास है। वैसे पेपर दे ही रखा आप लोगों ने, मैं आंसर बोल दूंगा डायरेक्ट। आप तो हमेशा जिस दिन पेपर हो अगले दिन पेपर लेकर ही आया करो, ठीक है ना। एक कागज ही है, ज्यादा 2-4 कागज है, इसे रजिस्टर में डाल करके ले आया करो, ठीक है। जिसके भी प्रश्न जो गलत हुआ है ना, उससे आप गोला जरूर लगाना कि आखिर ये क्या वजह थी जिस वजह से। अच्छा मुझे बताओ, जो पढ़ाया उसी में से था, उसी में से था ना, चलो ठीक है। 46 से स्टार्ट है इस पेपर में, मुझे नहीं पता आपके पास कौन सा पेपर है, अगर यही है तो सबके पास सेम ही होगा। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण क्या कहलाता है। देखो मैंने एक बात कही थी, विषम संख्या मतलब 1, 3, 5 जो विषम संख्या मतलब अल्प प्राण, इसलिए यहां पर अल्प प्राण है। सबने अल्प प्राण किया होगा, शाबाश। उत्क्षिप्त व्यंजनों का अन्य नाम, देखो उत्क्षिप्त व्यंजनों का अन्य नाम है ताड़न जात, यही राइट किया सबने। अगर किसी ने प्रकंपित किया है तो प्रकंपित तो र होता है, पार्श्विक कौन होता है, ल होता है। और लुंठित, ये इस पे बिंदी लगा दो, ये टाइपिंग एरर है, ये ल के ऊपर बिंदी लगा लो आप। ये लुंठित है, ये लुठित लिखा ना, ऊपर बिंदी रह गई, ये टाइपिंग एरर है, ठीक है, इसे बिंदी लगा लेना। चलो ओके। अगला असंगत कौन सा है, देखिए अल्प प्राण। देखिए अगर वास्तव में देखो इस पेपर में इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर भी है, थोड़ा दिमाग लगाए, नहीं आ रहा तो यहाँ अपन लगा सकते हैं। ऐसा भी कोई होगा जिसने यहाँ अगर गलती की है तो वो एक अच्छा विद्यार्थी नहीं मान सकता, अच्छा पेपर देखने का उसको नजरिया नहीं है। इसका उत्तर हमें मिल गया, अल्प प्राण 1, 3, 5 है, तो फिर ये प्रश्न तो आपका गलत होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसमें अल्प प्राण 1, 2, 3 ये गलत दे रखा है, बाकी महाप्राण 2, 4 होते हैं, बिल्कुल सही है। गोष्ठ 3, 4, 5 होते हैं, सही है। अगोष्ठ 1, 2 होते ही है। अंतस्थ व्यंजन य और व, देखो हालांकि य र ल व होते हैं, लेकिन मैंने इसको घुमा करके दिया है कि अब किस ऑप्शन में दोनों के दोनों है, तो वो यह व, एक में देखो र है पर म नहीं है, एक में व है पर फ नहीं है, एक में च और छ तो होते ही नहीं है, तो बचा कौन, य और व। रस स्वरों में सम्मिलित नहीं है, चौथा ऑप्शन ओ, बड़ा ओ क्योंकि दीर्घ स्वर है, ओके। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी अघोष व्यंजन ध्वनियां है, तीसरा राइट है, क, स और श, शाबाश। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा, ये देखो फिर आ गया ऊपर महाप्राण है, ठीक है। कौन सा कथन सत्य है, तीसरा राइट है, सभी स्वर घोष है, सभी स्वर अल्पप्राण। मैं जब भी पढ़ाता हूं मैं कहता अगर मैं होता तो ऐसा प्रश्न बनाता, ऐसे पूछता, बस आप समझ लो कि पेपर में प्रश्न आ सकता है, तो आप उसी समय इस चीज को याद रखा करो, लिख लिया करो दिमाग में, कॉपी में। चलिए, और हालांकि ये जो प्रश्न है ना, पुलिस सब इंस्पेक्टर 2011 के प्रश्न पत्र 2014 में आया हुआ है, ये ध्यान रखना। देवनागरी लिपि में वर्णों की संख्या, देखो मैंने अपडेट कर दिया इसे, पहले 52 था, जिन्होंने पहले कहीं ये पेपर दिया होगा या आपके जो, हाँ तो मैंने रखा ही नहीं 52, ऑप्शन ही नहीं रखा, 53 रखा। किस किसने लिखा राइट 53, ये प्रश्न सबने राइट किया, कोई ऐसा है जिसने गलत किया, ओके। कौन है, कौन है ये, रामलाल नहीं है, ओके। ताड़न जात है द्विगुण, देखो ये भी प्रश्न रिपीट है, उत्क्षिप्त है। महेश का सही संधि विच्छेद महाधन ईश, दूसरा राइट है। राकेश का सही संधि, चौथा राकाधन ईश, इत्यादि का सही संधि विच्छेद कौन सा ऑप्शन, चौथा। स्वर संधि के कितने भेद है, 5, यानी तीसरा राइट है। अन्वय का संधि विच्छेद अनु प्लस अय,
और है नहीं, परंतु इसमें प्रश्न कम कैसे हो गए भाई? ओके ओके, और लाओ, तो ये एक ही बेस। तो आपके 15 ने ऐसे कैसे कर दिए? मैंने जो क्वेश्चन दिया एक ही क्वेश्चन। हाँ, परंतु अब इन लोगों के पास तो होंगे भी नहीं, है ना? प्रत्यपकार का सही संधि विच्छेद है प्रत्युधन अपकार। इसमें मुझे पता है किसने गलती की होगी। पहला ऑप्शन राइट किसने किया? थर्ड बेस से किसने किया? शाबाश, अच्छा, बहुत बढ़िया। पर्यवेक्षक में कौन सी संधि है? यण संधि के अतिरिक्त गुण संधि, सही है। मुखोपाध्याय में दीर्घ संधि भी है, गुण संधि भी है, यण संधि भी है, और उपयुक्त सभी राइट है। उपयुक्त सभी राइट है, क्योंकि उपाध्याय का संधि विच्छेद क्या होगा? उपधन अध्याय, और अध्याय का संधि विच्छेद अधिधन आय, इसलिए तीनों राइट है। दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है, अंत्यधन अक्षर अंत्याक्षरी है, छिद्रधन अन्वेषी ये भी है, परिधन इच्छा अन्वीक्षा नहीं है, अनुधन इच्छा ये यण संधि का उदाहरण है। किस विकल्प में सभी शब्द दीर्घ संधि के नहीं है? तीसरा ऑप्शन, मातृधन आदेश, पितृधन अनुमति और मनुधन आदेश, बाकी सारे हैं। बस बाकी तो हो गया, चलो यही अलग प्रश्न है। ओके, चलो अच्छी बात है कि, लेकिन अब की बार जब पेपर हो तो पूरे में से पूरे प्रश्न राइट होने चाहिए। अपने आप में क्वालिटी मेंटेन करें, बढ़ाएं, और राइट का जो प्रतिशत है उसे बढ़ाएं, तो मजा आ जाएगा। अच्छे से अच्छे परीक्षार्थी के यही गुण है कि हमेशा अपडेट रहें, और जो कमी रही उसमें सुधार करें, और जिनके प्रश्न गलत हुए तो उसको, हो सकता है जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में किसी के आता हुआ भी गलत हुआ होगा, होता है कई बार। मुझे अच्छी तरीके से याद है, जब मैं पहली बार आरपीएससी के किसी एग्जाम में मेरे ड्यूटी लगी थी, तो मैं, वो रो होती है, उस रो में एक लड़का इधर बैठा है, एक लड़का इधर बैठा है, इस तरीके से वो राइट आंसर मतलब उसने कॉपी के अंदर तो राइट सही किया, लेकिन ओएमआर में जब वो भर रहा था तो 65 नंबर का क्वेश्चन था, और उसने 55 नंबर पे 55 पे गोला लगा लिया, क्योंकि नंबर तो सेम ही होते, 5 का ही अंतर है, और उसने गलती कर दी। अब उसका कोई शॉर्टकट नहीं है अपने पास, व्हाइटनर यूज नहीं होता है एग्जाम में, आप सभी जानते हैं। इसलिए जब हम ओएमआर में भरते हैं, वो सबसे बड़ी चुनौती है हमारे लिए। इसलिए ये प्रैक्टिस है, आप जो एग्जाम दे रहे हो डेली, तो ओएमआर में आप उसमें करते हो, तो ये आपको, और कई बार क्या, हम इधर देखते देखते उधर देखते, वो गोल थोड़ी सी उंगली इधर से हो गई, वो गोला गलत हो गया, होता है। इसलिए पेशेंस रखना बहुत जरूरी, और आप बढ़िया अच्छे, और ये क्या गलतियां ही हमें सिखाती, हम ये एग्जाम देते हैं तो ये गलतियां ही हमें सिखाती है, और इसको सुधार करिए, उस गलतियों को आगे लेके ढोना नहीं है। अब बात करते हैं जहां हमने बात खत्म की थी वीकेंड पर, अयादी संधि पढ़ा रहा था, अंतिम 4 स्वरों, अब कॉपी बंद कर लो अभी फिलहाल। अब अभी मैं टेस्ट नहीं लूंगा, क्योंकि कुछ बच्चे मुझे नए नजर आ रहे हैं। कौन नए फर्स्ट बार जो आज पढ़ रहे हैं, वो हाथ खड़े, पूरा हाथ खड़ा करो कुतुब मीनार की। हाँ, वो 1 2 3 4 5 6 7 8, वेरी गुड। चलिए, तो अभी मैं टेस्ट लूंगा तो ये घबरा जाएंगे, और मैं नहीं चाहता कि घबराए, ठीक है ना, चक्कर आ जाए। हाँ हाँ, आप बहुत, ये देखो कितने अच्छे हैं भाई, ये बालक मुझे सबसे अच्छा प्रिय लगता है, रामलाल। ये रामलाल है, ओके। आज रामलाल की कहानी सुनाऊंगा वहां जाते जाते। ओके, चलिए। हाँ, तो बात करते हैं, स्वर संधि मैंने पढ़ाई थी, स्वर संधि के 5 पेज में पढ़ा चुका हूं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादी। अयादी संधि का टेस्ट बाकी है, अभी नहीं लूंगा, बाद में लूंगा, ठीक है। बहुत सारे उदाहरण है, कल लूंगा। आते ही सबसे पहले किसका टेस्ट लूंगा? अयादी संधि का। लेकिन आज जिस संधि पर आ रहे हैं, उस संधि की बारे में हम बात करें, और बहुत गहराई से इसको पढ़नी है, क्योंकि मैं इसमें आपको ज्यादा पढ़ाने वाला हूं, लेकिन परीक्षा में कहां से प्रश्न आएंगे, वो 3 ही नियम। हम जिस संधि की बात करें वो संधि है हमारी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के लिए 3 बातें हैं, अगर स्वर के बाद व्यंजन आए, या व्यंजन के बाद स्वर आए, या व्यंजन के बाद व्यंजन आए, इन तीनों ही परिस्थितियों में परिणाम हमें व्यंजन मिलता है, इसलिए इस संधि का नामकरण हुआ है व्यंजन संधि। पूरी व्यंजन संधि में बहुत सारे नियम हैं,
लेकिन एक प्रतियोगी परीक्षार्थी होने के नाते कम से कम हमें 3 नियम तो पढ़ने ही चाहिए। वो 3 नियम मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसके अलावा भी खूब सारे पढ़ाऊंगा, लेकिन जब भी परीक्षा देने जाओ उस दिन इन 3 नियमों को जरूर पढ़ के जाना जो मैं बताने वाला हूं। और एक दिन का एक ही नियम पढ़ाऊंगा, एक दिन का एक नियम पढ़ाऊंगा, उससे रिलेटेड खूब सारे प्रश्न बने और आपकी वोकैबुलरी, आपकी शब्द संपदा बढ़ने वाली है, बहुत सारे शब्दों का नॉलेज भी होने वाला। लेकिन उससे पहले कुछ बच्चे नए आए, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि व्यंजन संधि आते हमारे मस्तिष्क में 2 शब्द जरूर आएंगे, घोष और अघोष। पूरी संधि इसी पर चलती है, इसलिए घोष और अघोष के बारे में हमें पता होना चाहिए। जो नए आए उनके लिए ये कुछ चीजें मैं बता रहा हूं, लेकिन जो पहले पढ़ चुके हैं उनका भी रिवाइज हो जाएगा। घोष और अघोष का कंसेप्ट क्या है, ठीक है। तो पहले हम व्यंजनों पर बात करें। हमारे प्रामाणिक व्यंजनों की संख्या कितनी थी? 33। और याद करो, ये क, ये च, ये ट और ये क और ये प। क के बाद कौन आता है? ख। फिर कौन आता है? घ। फिर कौन आता है? घ। और फिर कौन है? अंग। च के बाद कौन आएगा? छ। फिर कौन आएगा? ज। फिर ज। और ये न्य। ध्यान रखें ये य है, त्र नहीं है। ट के बाद ठ, फिर ढ, और फिर ढ, और फिर अण। क के बाद थ, द, ध, न। फिर प के बाद फ, ब, भ, म। शाबाश, पहली कक्षा पास हो गए आज तो आप। अरे इसके अलावा य, र, ल, व, फिर श। शाबाश, कितना अच्छा लग रहा है ना। ओके, अब देखिए ये क ख ग जो अपन ने पहले पढ़ लिए, इसमें देखिए क्रम है। ये पहले नंबर का, ये दूसरे नंबर का, ये तीसरे नंबर का, ये चौथे नंबर का, ये पांचवें नंबर। अब क्या होता है इसमें कि प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा ये वर्ग कहलाता है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, बस यही है वर्ग। ऊपर वाले सारे वर्ग कहलाते हैं और ये उसका अधिपति है, यानी कि प्रधान सेनापति, और बाकी इनके पीछे ये सारे। और प्रत्येक में 5 वर्ण होते हैं हमारे, ठीक है। तो ये क, च, ट, त, प ये क्रम फिक्स होता है। अब इसमें क्या होता है? पहला और दूसरा, ये वाला प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, टोटल कितने हो गए? 10। और ये जो तीनों श मिले हैं ये और जोड़ दो, कितने हो गए? 13, अघोष कहलाते हैं। ये 13 कितने हैं? अघोष। ये सारे प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा और श स स ये तीनों सब मिला लो, कितने हो गए? 13, अघोष कहलाते हैं। और बाकी जितने बच गए, तीसरा, चौथा, पांचवा और य, र, ल, व और प्लस स्वर, सभी के सभी क्या कहलाते हैं? घोष। बात समझ में आ गई? घोष और अघोष का कंसेप्ट क्लियर करना ना, क्योंकि मैं टेस्ट दूंगा वहीं गलती करने वाले हो आप। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा क्या कहलाता है? अघोष। तीसरा, चौथा, पांचवा क्या कहलाता है? क्लियर हो गया? सभी स्वर क्या हैं? क्लियर है? अब हम नियम की बात करें और अघोष से ही लेते हैं। अघोष में सबसे पहले देखिए, ये पहला व्यंजन संधि का पहला ही नियम पढ़ा रहा हूं मैं। हाँ जी, दोबारा? ओके, चलिए। अरे रुको, चलो देखो इधर, ये प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा। अघोष, इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ समझिए। घोष का मतलब होता है कंपन होना, गुंजन होना। फेफड़ों से जब हवा निकलती है तो स्वर तंत्रियों में बिना किसी कंपन के हवा मुख विवर से सीधी बाहर निकल जाती है, वो ये वर्ण है। क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ और श, 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 श। इनमें कोई गुंजन या कंपन नहीं होता। लेकिन घ, ग, ह, य, र तो स्वर तंत्रों में कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है। गला पकड़ के चेक करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। खाली ये याद रखना है, तीसरा, चौथा, पांचवा। क्लियर है? समझ में आ गया? ये सभी क्या कहलाते हैं? घोष। इसका दूसरा नाम है सघोष। दूसरा नाम क्या है? सघोष। क्लियर हो गया? चलिए अब हम बात करते हैं व्यंजन संधि के
पहले रूल की बात करें, ये क, ये च, ये ट, ये त और ये प। ये देखिए, इनको प्रत्येक वर्ग का ये पहला है और ये सभी क्या है ये बताओ? अघोष। अघोष है, प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर क च ट त प ये अघोष है। ठीक है, इसके बाद अगर कोई घोष ध्वनि आ जाए, मैं घोष ध्वनि लिख रहा हूं। घोष ध्वनि का मतलब हो गया तीसरा, चौथा, पांचवा और सभी स्वर कोई भी आ सकता है, ये घोष ध्वनि का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो क है अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाता है। क बदल जाता है ग में, च बदल जाएगा ज में, ट बदल जाएगा ड में और त बदल जाएगा द में और प बदल जाएगा भ में। तो इसका मतलब कि क च ट त प के बाद अगर कोई घोष ध्वनि आ जाए तो ये अपने ही वर्ग के तीसरे में बदलेंगे, तो क ख ग में बदलेगा, च छ ये ज में बदलेगा, ट ठ ये ड में बदलेगा, त थ द में बदलेगा और प फ ब में बदलेगा। बात समझ में आ गई आपको? सीधा सा नियम है कि क च ट त प के बाद अगर कोई घोष ध्वनि आ जाए ये अपने ही वर्ग के तीसरे में बदलेंगे। अपने ही वर्ग का मतलब कौन? लेफ्ट हैंड साइड वाला। किस में बदलेगा? अघोष घोष में बदल गया। ये सारे कौन है? ये घोष है। देखो क ख ग तीसरे नंबर पे आ रहा है, च छ छ तीसरे नंबर पे, ये तीसरा नंबर क्या है? घोष है। ये सारे के सारे घोष है। तो अघोष घोष में बदल रहा है। देखो सारा कंसेप्ट घोष और अघोष का ही आ रहा है। अब हम इनके उदाहरणों से समझते हैं, एक एक उदाहरण लेते हैं। ठीक है, सब शब्दों पर ही ध्यान देना क्योंकि बहुत सारे शब्द हैं। किस किस का उदाहरण कहां से भी आ सकता है परीक्षा में, इसकी कोई श्योरिटी नहीं, पर शब्द हमें पता होना चाहिए। चलिए मैं सबसे पहले उदाहरण लेता हूं, सामान्य सा परंपरागत। यह है ऋक और इधर आ रहा है वेद। अब नियमानुसार देखो, क के बाद कौन आ रहा है? व यार अलावा घोष ध्वनि है, तो क बदलेगा ग में और ये बनेगा ऋग वेद। ऋग यानी ऋचा, ऋचा श्लोक। और सबसे पहला वेद कौन सा हमारा? ऋग्वेद। अब इसके टुकड़े करने का तरीका सीखो। जब भी ग नजर आए इस ग को बदलना है क में, तो ग को क में बदलेंगे तो ये बनेगा ऋक और सीधा इसमें क्या लिखना है? बस बात समझ में आ गई। ऋग वेद का मतलब है ऋचाओं का वेद। सबसे पहला वेद हमारा कौन सा है? ऋग्वेद। ऋक धन वेद क्या बन गया? ऋक। ऋक का मतलब है ऋचा, श्लोक कहा जाता है। ओके, चलिए अब कुछ अन्य उदाहरण ले लेते हैं। यह है वाक। देखो क आ गया और इधर आ रहा है दान और ये बनेगा वागदान। वागदान। ठीक है, वाक का मीनिंग होता है वाणी, दान का मतलब होता है देना। वाणी से जिसका दान हो जाए उसको कहते हैं वागदान। और ये उस जमाने की बात है जब दो व्यक्ति आपस में मिलते कभी, तो बोलते अगर तेरे लड़का हो गया और मेरे लड़की होगी, दोनों की शादी करवा देंगे। वाणी से दान दे दिया जाता था। प्राण जाए पर वचन न जाए, कह दी जो कह दी, कहते हैं ना, एक बार बोल दिया। तो वही बात है, वाणी से जिसका दान हो जाए तो उसको कहते हैं वागदान। और वागदान का मतलब है सगाई। वागदान का मतलब क्या है? सगाई। आप यूं समझ लेना, प्लॉट ले लिया पर रजिस्ट्री बाकी है। हाँ, ये समझ सकते हो। ठीक है ना, वागदान उसी को कहते हैं, सगाई को कहते हैं। और ये एक शब्द है नया, ये है वाक और ये दत्ता और ये बनेगा वाग दत्ता। वाग दत्ता का अर्थ होता है वाणी से जिसका दान दे दिया गया हो, अर्थात वह कन्या जिसकी सगाई की बात हो चुकी हो, उसके लिए एक शब्द है ये, क्या है? वाग दत्ता। उसके लिए शब्द है ये वाग दत्ता। वाणी से जिसका दान दे दिया गया हो उसे क्या कहेंगे? वाग दत्ता। एक आपने परंपरागत ये उदाहरण खूब पढ़ा होगा। ठीक है, यह है दिक और इधर आ रहा है गज। शाबाश, क्या बनेगा? दिग्गज। अब बात यह आती है दिग्गज क्यों कहा जाता है? अंकित जी बताओ, दिग्गज क्यों? मैंने पढ़ाया भी था उस समय कुछ।
फर्स्ट टाइम में शुरुआत की तभी बताई थी। बताएं दिग्गज क्यों कहते हैं? यस सर। आप पढ़े मेरे से पहले? बस सही है। तो आपका उत्तर आपकी भाषा से समझ गया कि ये उत्तर मेरा ही स्टूडेंट दे सकता है, ऐसा बाकी कोई नहीं दे सकता, क्योंकि बहुत अच्छा उत्तर दिया। कहाँ से आप सर? अभी अभी क्लास ज्वाइन की? पहले आप हाल फिलहाल अभी पढ़ रहे हो कि आज ही आए हो? अच्छा ओके, चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा उत्तर दिया है। और जब मैंने पढ़ाया था तब भी मैंने बताया था ये बहुत अच्छा शब्द है, लेकिन इसकी निर्माण प्रक्रिया कैसी हुई उसको जानना बहुत जरूरी है। दिक् का अर्थ होता है दिशा। अभी आगे मैं पढ़ाऊंगा, अभी बताऊंगा, बहुत सारे इसके शब्द बनेंगे। दिक् यानी होता है दिशा, और गज का मीनिंग होता है हाथी, और इसका हिंदी अर्थ होता है दिशाओं के हाथी। दिशाओं के हाथी, इस दिग्गज शब्द का मीनिंग बता रहा हूं, दिशाओं के हाथी। अब दिशाओं के हाथी से क्या मतलब है, इसको जानने के लिए हमें जंगल की तरफ जाना पड़ेगा। दिमाग हमारा वहां जाए और पहले देखिए कि जंगल का सबसे बड़ा प्राणी होता है हाथी, और हाथी को सबसे प्रिय है भोजन। हाथी जहां पर भी होगा वहां दो चीज मिलेगी। नंबर एक, उसको अत्यधिक मात्रा में जहां खाना होता है हाथी डेरा वहीं लगाता है, और जहां पानी होता है हाथी वहीं रहता है, क्योंकि उसको पानी भी की जरूरत होती है। तो जो लघु प्राणी होते हैं, छोटे प्राणी होते हैं, हिरण वगैरह, ये छोटे, ये हाथी को देख करके अंदाजा लगाते हैं कि हाथी महाराज कहां पर है, उस पहाड़ी पर, चलो उधर ही अपने वहीं खाना मिलेगा। क्योंकि हाथी के उसने पहले, क्योंकि हाथी तो हाइट में ऊंचाई में ज्यादा, उसको देख लेता कहां पर खाना है, वो वहीं चला जाएगा। और छोटे प्राणी हाथी को देख करके अंदाजा लगाते हैं, दिशा का ज्ञान करते हैं कि अच्छा उस जगह पे अपन को जाना, तो वो उसकी जगह पे चला। अब वहां सारा खाना खत्म हो जाता है, तो हाथी फिर खड़ा होकर के देखता किधर है, अच्छा उस मंगरी पे भोजन की व्यवस्था है, चलो अपन उधर ही चले जाते हैं। और उसके पीछे पीछे लघु प्राणी जो होते हैं वो उनके साथ चले जाते हैं। ये दिशा का क्या करवाते हैं हमें? ज्ञान। इसलिए इसे दिशा का क्या कहा गया है? हाथी कहा गया, नंबर एक। अब देखिए इसी से मिलता जुलता एक शब्द है, वो दीर्घ संधि से संबंधित, और वो है सिंहावलोकन। ये एक शब्द है सिंहावलोकन, सिंहावलोकन, और ये आता है सिंह प्लस अवलोकन। देखिए ये बहुत कुछ चीजें हमको जंगली जानवरों प्राणियों से भी सीखने मिलती है। सिंह की तरह अवलोकन करना। कभी आपने सिंह की प्रकृति देखी हो तो सिंह कैसे अवलोकन करता है? अपने शिकार को टारगेट करने के लिए वो जंगल की सबसे ऊंची चोटी पहाड़ी पर जाकर के अपना डेरा लगाता है, और लंबे पांव करके बैठ जाता है आराम से, और पूरी निगाह जंगल पर रहती है, हर एक पेड़ पर। सिर्फ वो उस पेड़ को टारगेट करता है जिस पेड़ पे बंदर कूद रहे होते हैं। अब आप सोचिए ऐसा क्यों? क्योंकि जिस पेड़ पर बंदर कूदते हैं उसी पेड़ के नीचे हिरण मिलेगी, क्योंकि बंदर कूदता है तो उस पेड़ की हरी हरी डालियां, पत्तियां टूट टूट करके नीचे गिरती है। हिरण की में इतनी ताकत नहीं पेड़ पे वो चढ़ सके, इसलिए हिरण भी वहीं जाती है जहां बंदर होते हैं। जिस पेड़ पर बंदर का वास होता है वहीं उसको फ्री में खाना मिल जाएगा, उसको पत्तियां तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो वहां पत्तियां खाने लगेगी। शेर सिर्फ ये देखता है कि किस पेड़ के ऊपर बंदर है, और वो फिर वहां जाकर के वो घात लगाता है, वहां डेफिनेटली उसको हिरण मिल जाती है। तो आप देखिए सिंह की तरह अवलोकन करना, जब परीक्षा बहुत नजदीक है, और सिंहावलोकन राजस्थान, एक दिन में हमको राजस्थान पूरा पढ़ना है, तब हमें शेर की तरह नजर रखनी है कि कौन सा प्रश्न कहां से आ सकता है। चाहे दुर्ग या किले से आओ, चाहे आपके आर्थिक व्यवस्था से आओ, चाहे रेगिस्तान से संबंधित प्रश्न आ जाओ, किसी से भी संबंधित प्रश्न आओ, लेकिन हम आर्ट एंड कल्चर जो भी पढ़ते हैं एक ही नजर में हमको पूरा राजस्थान पढ़ना पड़ता है। चाहे उसकी वेशभूषा पढ़ो, चाहे पहनावे पढ़ो, बहुत सारा पार्ट है आपके, तो सिलेबस देखना पड़ता है। यानी कि एक ही शेर की तरह नजर रख करके देखना। ये हालांकि दीर्घ संधि का, तो दिग प्लस गज। अब हम बात करते हैं, मंच पर हम जाते हैं, कभी देखते हैं तो कहते हैं ना दिग्गज दिग्गज नेता बैठे हुए हैं, एक शब्द हम काम में लेते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी बड़े बड़े हाथी बैठे हुए हैं। इसका मतलब क्या है? दिग्गज नेता क्या है? भरी सभा में अगर मोदी जी को जनता के बीच में कहीं बैठा दिया जाए तो जनता पहचान नहीं पाएगी नेता किधर बैठा हुआ है, नहीं पहचान पाएगी। इसलिए उनका मंच, उनका स्थान उस जनता से ऊंचा बनाया जाता है। आम नागरिक पहचान लेता है कि ये
मिनिस्टर है, ये प्रधानमंत्री है, उसकी निगाह उस पर चली जाती है। क्यों? क्योंकि वो दिशा का ज्ञान करवाता हमें। भरी सभा में 1.5-2 लाख की आबादी में कहीं आपको कोई मंच प्रोवाइड नहीं करें, जनता के बीच फेंक दे, फिर मजाल देगा आप ढूंढो दे प्रधानमंत्री को, नहीं ढूंढ पाओगे, सीएम को किसी को ढूंढ नहीं पाओगे। तो बड़ा आदमी जो भी होता है, कोई भी हो, उसको मंच इसीलिए दिया जाता है कि वो दिशा का क्या करवाता है, ज्ञान करवाता है। इसलिए वो शब्द उसके लिए आ गया और रूढ़ हो गया और क्या बन गया, दिग्गज, जो दिशा का ज्ञान करवाता है, दिग्गज। तो इसका मतलब ये, इसका शाब्दिक अर्थ तो ये है दिशाओं के हाथी। अब देखिए इसी तरीके से मैं उल्टा चल रहा हूं, ये शब्द मान लीजिए परीक्षा में ये आ गया, क्या आ गया, दिग्भ्रम। क्या शब्द आ गया, दिग्भ्रम। इस ग को सीधा किसमें बदलेंगे, क में, और ये आ जाएगा दिक, और इधर क्या आ जाएगा, भ्रम। दिशा का भ्रम होना। रात की 12 बजे कैलिफोर्निया के घने जंगलों में आपको छोड़ दिया जाए और आपको पूछे पूर्व किधर है, पश्चिम किधर है, हम पहचान नहीं पाएंगे। हमें तो अपने गांव की दिशा पता नहीं है कि हमारा घर कौन सी दिशा में, बहुत भी है, ये भी पता नहीं रहता। दिशा का ज्ञान करना, दिशा का भी ज्ञान होना चाहिए। सूर्य किस दिशा में उदय होता है, पूर्व में। उसकी तरफ मुंह कड़े करके किसी भी जगह पे भारत के कोने में चले जाओ, आप दिशा का ज्ञान कर सकते हो। लेकिन मरण तो तब होता है जब सूर्य उदय नहीं हो रहा हो, बादल ही बादल हो रहे हो, फिर दिशा का ज्ञान क्या करें, तब फिर दिक्कत होती है। उसके लिए भी बहुत सारे अलग अलग संकेत हैं। रात के समय सूर्य उदय नहीं होता, रात के समय हम दिशा का ज्ञान कैसे करें? तो हाँ बिल्कुल, तो उसके लिए आपको ध्रुव तारा, कभी देखा आपने ध्रुव तारा? ईमानदारी से बताओ, ध्रुव तारा किस किस ने देखा है? जिसने ध्रुव तारा देखा है वे हाथ खड़ा करें, फिर मैं उनसे दूसरा प्रश्न पूछूं। कौन सी दिशा में रहता है? एक मिनट, आप बताओ, ध्रुव तारा देखा? पूर्व दिशा में, शाबाश। आप बताओ, उत्तर दिशा में रहता है? आप उत्तर दिशा में, आप बताओ। अच्छा, देखा ही नहीं, चल आप बताओ कौन सी दिशा में रहता है? दक्षिण दिशा में, शाबाश। उत्तर दिशा में, हाँ। कोई ये तो नहीं कह रहा जमीन में रहता है, हाँ। कोई दिशाएं तो 10 होती है। चलिए मैं बताता हूं, ध्रुव तारे का कंसेप्ट समझा रहा हूं आपको। ये सभी को समझना जरूरी है, क्योंकि एक सनातन धर्म को हम लेके चले ना, हमको अपने ध्रुव तारे के बारे में ही नहीं पता, तो फिर क्या अपन ज्ञान रखने। ध्रुव तारा सदैव उत्तर दिशा में रहता है, और ध्रुव का मतलब ही है अड़िग, अटल, जो अपनी जगह से डिगे नहीं, उसे ध्रुव कहते हैं। ध्रुव का मतलब बता रहा हूं, जो अपनी जगह से कभी हिलता नहीं, वहां से कभी जाता नहीं, उसे ध्रुव कहा जाता है। ध्रुव का मीनिंग है अटल है। तो ध्रुव जो तारा है वो एक जगह निश्चित रहता है, और वो सदैव रहता है उत्तर दिशा में। किस दिशा में रहता? और उसकी विशेषता बता रहा हूं। सिटी में ध्रुव तारा देखने जाओगे नहीं मिलेगा, कि जैसे आसमान तो आपकी रोड लाइट नजर आएगी आपको, क्योंकि वो आपके आंखों में रोशनी ऐसे डालती है कि ध्रुव तारा आपको नजर ही नहीं आता। ध्रुव तारा दिखता है गांवों में, क्योंकि गांव में कोई रोड लाइट नहीं होती है, छत पे आराम से सो, और चांदनी रात जब होती है ना गर्मियों के दिनों में, उस समय देर मैं बता रहा हूँ, मई जून, क्योंकि मैंने खूब देखा है, मैंने गांव का परिवेश जिया, इसलिए बता रहा हूँ। उत्तर दिशा में ध्रुव तारे की खासियत है, उसके आसपास कोई तारा नहीं होता है, आसपास कोई तारा नहीं होता है, अकेला चमकता है वो, नंबर 1। दूसरी बात, ध्रुव तारे के चारों ओर सप्तऋषि मंडल चक्कर लगाता है, यह है उसकी सबसे बड़ी खासियत। ध्रुव तारे को पहचानने की अगर किसी को अगर हिम्मत है, तो उसके लिए आपको ये ध्रुव तारा है, और ध्रुव तारे के चारों ओर सप्तऋषि मंडल। अब मरण तो तब होता है सप्तऋषि मंडल ही नहीं जानते हम, ये है सप्तऋषि मंडल, ये आकृति है, 7 तारे होते हैं। पर ध्यान रखना, उस ध्रुव तारे को पहचानने की भी आपको टेक्निक बता रहा हूं, कभी देखना प्रैक्टिकली। सप्तऋषि के अगले जो 2 तारे होते हैं, उसी के सीध में ये ध्रुव तारा रहता सदैव। और जब सुबह रात की 8 बजे आप सप्तऋषि मंडल यहां देख रहे हो, तो जब सुबह की 4 या 5 बजे उसे देखोगे तो वहां नहीं मिलेगा, वो सप्तऋषि मंडल यहां आ जाएगा और इधर चला जाएगा। इसका मतलब वो सप्तऋषि मंडल पूरी रात भर में उस ध्रुव तारे के चारों ओर क्या लगाता है, चक्कर काटता है। क्या काटता है, चक्कर। और उसके अगले 2 तारे हमेशा किसके सीध में रहते हैं, ध्रुव के सीध में रहते हैं। ध्यान रखना, कभी देखना इसको अच्छे। तो दिग्भ्रम का मतलब है दिशा का भ्रम हो जाना, दिग्भ्रम कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं। ये सम्यक ज्ञान,
ओके, कौन से बैच में थे आप? और पढ़े हो मेरे से? कौन से? हाँ, भूलता नहीं हूँ इसलिए कर। देखो इस ग को किसमें बदलेंगे? बहुत इंटेलिजेंट है। नहीं, ये सही कह रहा हूँ, पहले पढ़ी हुई है मेरे से, लेकिन मैं जानता हूँ बखूबी, और बहुत अच्छा इसका फीडबैक है, और अच्छी विद्यार्थी है, और अच्छा नॉलेज है, और अभी पढ़ रही है, तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छा नॉलेज अर्जित करेगी, और मुझे अच्छा लगा। हाँ देखिए, क्या कि मुझे स्टूडेंट याद रह जाते, पर ये पता नहीं रहता कि कहाँ, क्योंकि बहुत सी जगह पर पढ़ाया मैंने। उदयपुर के लगभग जहां जहां एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी होती है, वहां 24 अफसर ही मिलने वाले हैं। अभी सिर्फ रॉयल में ही पढ़ा रहा हूँ, अब नहीं जा रहा हूँ। बाकी उदयपुर में ऐसा कोई कोचिंग नहीं था जहां मैं नहीं पढ़ाता था, चाहे वो हाईटेक हल्दर हो, चाहे हल्दर हो, चाहे एनसीए हो, चाहे रॉयल हो, सब जगह में ही पढ़ाता था। अब लेकिन अभी सिर्फ रॉयल में ही पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इतना समय नहीं है मेरे पास, 2 घंटे बाकी है। अब ये मेरे पुराने किसी हल्दर में पढ़े, मैं दिग्गज हूँ। थैंक यू। सम्यक ज्ञान, तो यह है सम्यक, और इधर क्या आएगा? ज्ञान। अब इसका मतलब क्या है? सम्यक का अर्थ होता है संपूर्ण ज्ञान, यानी कि अपन को नॉलेज देना। जो संपूर्ण ज्ञान कराए वो सम्यक ज्ञान है। अच्छा मुझे बताओ, ये क्या है? पेन है। इसका मतलब आपको ये सम्यक ज्ञान हो गया है। ये पंखा है, ये बोर्ड है, आपको पूरा ज्ञान हो रहा है। लेकिन शाम को 7 बज गए, हल्का सा अंधेरा हो गया है, और सड़क पर पड़े हुए किसी रस्सी के टुकड़े को अगर आप सांप समझ रहे हो अंधेरे की वजह से, तो क्या वो सम्यक ज्ञान है? नहीं, वो मिथ्या ज्ञान है। वो किस प्रकार का ज्ञान है? मिथ्या, जिसमें हमें भ्रम पैदा हो, वो सभी मिथ्या ज्ञान है। तो ये भ्रम शब्द का मतलब ही यही है, जब हमें दिशा का ज्ञान नहीं होता, वो दिग्भ्रम हो जाता है। दिशा का ज्ञान नहीं हो रहा, दिग्भ्रम हो गया हूं। मैं जयपुर गया और मुझे पता ही नहीं है कौन सा एड्रेस दे दिया, दिग्भ्रमित हो गया हूं। अरे मेरे को एड्रेस ही नहीं मिल रहा, पता ही नहीं पड़ रहा है। तो दुनिया में व्यक्ति किसी से भी भ्रमित हो सकता है। तो ब्रह्म और सत्य ये 2 शब्द है। एक बार एक मैडम ने पूछ लिया बच्चों से कि बताओ ब्रह्म और सत्य में क्या अंतर है? तो एक रामलाल टाइप का बच्चा था, वो तुरंत खड़ा हो गया। हाँ मैडम मैं बताता हूँ। रामलाल कहता है मैडम आप हमें पढ़ा रहे हो, ये सत्य है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं ये आपका भ्रम है। ठीक है ना? तो सम्यक प्लस ज्ञान से क्या बन गया? सम्यक ज्ञान। ठीक है, अगला देखिए, और उदाहरण ले लेते हैं। यह है प्राक, और इधर आ गया वैदिक, और ये बनेगा प्राग वैदिक। प्राग वैदिक, ग को सीधा किसमें बदलना है? क में बदलना। अभी तक मैं बात कर रहा हूं किसकी? सिर्फ क की बात कर रहा हूं। ठीक है, अब दूसरे उदाहरण को भी ले लेते हैं, च को। और ये परीक्षा में नहीं आएगा, इसलिए ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। च वाला उदाहरण आज दिन तक नहीं आया, मैं टेस्ट में जरूर दूंगा। लेकिन यह है अच, और इधर आ रहा है अंत, और ये बनेगा अजंत। क्या बनेगा? अजंत। इसका मतलब क्या है, इसको समझिए। अच का मतलब होता है स्वर। संस्कृत में अच किसको कहा जाता है? स्वरों को। ओके, अजंत का मीनिंग है जिसका अंत स्वरों से होता हो। जैसे देखिए, ये एक शब्द है जगत, और ये एक शब्द है जगत। अच्छा, इन दोनों शब्दों में अंतर किस बात का है, बताओ? केवल एक हलंत का, और ये दोनों ही सही है, दोनों ही सही है, लेकिन शब्द का अर्थ अलग है। इस जगत का अर्थ होता है संसार, और इस जगत का अर्थ होता है कुएं की मुंडेर, चबूतरा, जहां खड़े रह करके पानी भरते हैं ना, उसको जगत कहा जाता है। तो ये दोनों सही है अपनी जगह पर, लेकिन इसमें कौन अजंत है? जिसका अंत स्वर से हो रहा हो। इसमें स्वर है पर इसमें स्वर नहीं है, तो ये अजंत कहलाएगा, और ये अजंत नहीं है। बस यही शब्द का मीनिंग है, बाकी कहीं इसमें ज्यादा उलझने की आवश्यकता नहीं। च बदलेगा सीधा किसमें? ज में। ठीक है, वापस नियम पर आते हैं। देखो ये नियम पढ़ा रहा हूं मैं, च बदलेगा किसमें? ज में। ट बदलेगा ड में। तो कैसे बदलेगा ड में, उसको भी देख लेते हैं। ये है शट। शट का मीनिंग होता है 6, 6, और इधर आ रहा है आनंद, और ये बनेगा षडानन।
ध्यान रखना, ये शब्द कम से कम 2-3 बार मैं पढ़ाऊंगा। षट का मतलब 6, आनन का मीनिंग होता है मुख, आनन यानी होता है मुख, जिसके 6 मुंह है, ऐसा देवता है षडानन। कार्तिकेय को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कार्तिकेय। कार्तिकेय ये गणेश के भैया है, गणेश भगवान गणेश के भाई है, जिनका वाहन मयूर है, मोर जिनका वाहन है, मयूर वाहन जिनको कहा जाता है। भगवान शिव के ये पुत्र है कार्तिकेय, ठीक है, गणेश और शिव माने जाते हैं, ठीक है। तो 6 माताओं ने, 6 कृतिकाओं ने इनकी परवरिश की थी, इसलिए इनको क्षण मातुर, आगे और संधि में आएगा, मैं पढ़ाऊंगा, उन्हें क्षण मातुर भी कहा जाता है और षडानन भी कहा जाता है, कि 6 कृतिकाओं ने अपने रूप उसको दिया, इसलिए वो 6 मुख वाला देवता माना गया, इसलिए षडानन कहा जाता है। षटधन आनन षडानन, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए अगला उदाहरण ले लेते हैं। यह है षट और इधर आ गया यंत्र, और ये क्या बनेगा? षड्यंत्र। क्या बनेगा? षड्यंत्र। षट धन यंत्र क्या बना? षड्यंत्र। अब यहां देखिए, यहां ड आधा आ रहा है, पर यहां ड पूरा आ रहा है। क्यों आ रहा है? यही सीखना है। यहां स्वर आ रहा है, आ रहा है क्या? यहां स्वर आ रहा है? नहीं। तो इस तरीके से इसी को वापस में बैक लेके उदाहरण समझाता हूं, देखो थोड़ा इसको देखते हैं। ये ग आधा है, ये ग आधा है, ये भी ग आधा है, ये भी ग आधा है, इधर ग आधा है, इधर ग आधा है, इधर भी ग आधा है। क्यों है? क्योंकि एक भी उदाहरण स्वर वाला नहीं लिया मैंने। लेकिन अब मैं ग पूरा लेके बताता हूं। ये दिख, और इधर आ रहा है अंबर, क्या बन गया? दिगंबर। देखो अच्छी तरह से समझिए इसको। दिख यानी दिशा, अंबर यानी वस्त्र। दिशा ही जिसका वस्त्र हो, वे साधु संत जो अपने तन पर कपड़ा नहीं रखते हैं, जिसे नागा साधु भी कह सकते हो, एक धर्म विशेष कह सकते हो, है ना, जिसके दिगंबर धर्म भी होता है जैनों में, जिसके तन पर कपड़ा नहीं, दिशा ही जिसके लिए वस्त्र का काम किया जाता हो, उसे दिगंबर। अंबर यानी वस्त्र भी होता है, अंबर यानी आकाश भी होता है, लेकिन यहां अंबर का मतलब है वस्त्र। तो यहां अ की वजह से ग कैसा हो गया? पूरा। एक उदाहरण और ले लेते हैं, जैसे ये आ गया वागीश। क्या लिखा है? वागीश। इस ग को बदलो क में, और इधर आ जाएगा एस, वागीश। इसी तरह से अब मुझे ये बताओ, ये सिंपल सा शब्द दे रहा हूं, वागीश्वरी। ये बनेगा वाक धन ईश्वरी। वाक कहते हैं वाणी को, और ईश्वरी यानी देवी। वाणी की देवी कौन है? सरस्वती। ये वागीश्वरी सरस्वती को कहा जाता है, बहुब्री समास है। मैंने पहले ही बताया, जितने भी देवी देवताओं के पर्यायवाची सब बहुब्री है। इसका विग्रह होगा वाक की ईश्वरी है जो वह, वाक की देवी है जो वह, सरस्वती को कहते हैं वागीश्वरी, ठीक है। यहाँ ग पूरा क्यों आ रहा है? क्योंकि स्वर है, इसलिए। ये ध्यान रखना, मैं टेस्ट में ऐसे ही शब्द दूंगा, स्वर है या नहीं है ध्यान रख करके फिर संधि विच्छेद करना है। षटधन यंत्र से क्या बन गया? षड्यंत्र। षटधन आनंद से क्या बना? षडानंद। इसी प्रकार से देखिए, यह है षट, और इधर आ गया रस, और क्या बनेगा? षडरस। षडरस। और इसको ऐसे भी लिखा जाता है, जैसे षडरस, ऐसे भी लिखते हैं, दोनों मान्य है। 6 रसों का मिश्रण क्या कहलाता है? षडरस। तो ट बदलेगा ड में, ये वो वाले उदाहरण थे, क च ट, और फिर उसके बाद कौन आता है? त। अब त के उदाहरण ले लेते, ठीक है। सबसे प्रसिद्ध उदाहरण पहले लेंगे, यह है जगत, और इधर आ रहा है ईश, और क्या बनेगा? जगदीश। अब देखिए यहां द पूरा हो गया, क्यों हुआ बताओ? स्वर आ रहा है। जगत का मतलब संसार, इसका मतलब स्वामी, जो पूरे संसार का स्वामी है उसे क्या कहते हैं? जगदीश। और विष्णु को कहा जाता है, ठीक है, जगदीश विष्णु को कहते हैं, भगवान, ठीक है। जगत धनीश जगदीश। इसी तरीके से देखिए, ये है जगत, और इधर आ रहा है अंबा, शाबाश, जगदम्बा। जगत प्लस अंबा से क्या बना? जगदम्बा, यानी कि जगत की माता। अंबा यानी कौन है? माता, ठीक है। जगत प्लस अंबा जगदम्बा बनेगा। इसी प्रकार से देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, विद्युत, ओके, और इधर आ रहा है ध्वज। त बदलेगा द में, ये बनेगा
विद्युत ध्वज, देखिए नया शब्द सीख रहे हो आप, विद्युत ध्वज। विद्युत का मतलब बिजली, ध्वज का मतलब पताका। आसमान में जब बिजली कड़कती है तो एक रेखा जैसी चमकती है, तो ऐसा लगता है जैसे कोई बिजली रूपी पताका आसमान में लहरा रही हो, उसको कहा जाता है विद्युत ध्वज। ये शब्द है विद्युत ध्वज का मतलब बिजली रूपी पताका, इसका मीनिंग है विद्युत ध्वज। तो त किसमें बदल रहा है? द में। बात समझ में आ गई? चलिए आगे देखिए, ये शब्द है भवत, और इधर आ रहा है ईय, और क्या बनेगा? भवदीय। और ये विशेष तौर से आपको मिलता है लेटर राइटिंग में, भवदीय, आपका। भवदीय का मतलब होता है आपका, भवदिया, आपकी। भवदीय, भवत ये पुल्लिंग शब्द है, भवत प्लस ईय से क्या बन गया? भवदीय। चलिए अब जैसे मान लीजिए ये आ गया परीक्षा में, भगवद गीता, ये परीक्षा में आ गया जैसे भगवद गीता, तो इस द को किसमें बदलेंगे? त में, और ये बन जाएगा भगवत प्लस गीता। भगवत प्लस गीता से क्या बनेगा? बात समझ में आ गई आपको? त किसमें बदलेगा? द में बदला। क चट त, अप का उदाहरण ले रहा हूं, ठीक है? ये समझना, ये टेस्ट में भी आएंगे। ये है अप, अभी आया हुआ है, ठीक है? अप और ज, और ये बनेगा अब्ज। अप का मीनिंग होता है जल, ज का मीनिंग होता है जन्म लेने वाला, जो पानी से जन्म लेता है। अब्ज, अब्ज का मीनिंग होता है कमल। याद रखना, ये इसका मीनिंग है। और पर्यायवाची कोश में परीक्षा में पूछेंगे कमल का पर्यायवाची कौन सा है? अब्ज। अप यानी जल, ज यानी जन्म लेने वाला, वो अब्ज कहलाता है। इसी तरीके से देखिए, ये है अप, अप का मीनिंग होता है जल, द यानी देने वाला, और ये बनेगा अब्द। और अब्द का मीनिंग होता है बादल, क्योंकि जल को देने वाला कौन है? बादल। तो अब्द शब्द कहा जाता है बादल के लिए। एक बात, अब्द का दूसरा अर्थ एक और है, वर्ष। अब्द का मतलब होता है वर्ष। अब कैसे इस शब्द को अपन जस्टिफाई करें तो थोड़ा समझिए। इसको शब्द को लाता हूं मैं दीर्घ संधि में। ये एक शब्द है शताब्दी, ठीक है? चलिए, शताब्दी का संधि विच्छेद होगा शत प्लस अब्दी। देखिए यहां गलती बच्चे करेंगे, शत प्लस अब्दी में त के हलंत नहीं लगेगा। जब शत को दोबारा यानी रिपीटेशन में लिखा जाता है, जैसे सत सत नमन, सत सत अभिनंदन, वहां हलंत लगाया जाता है, क्योंकि एक ही शब्द को कंटिन्यू बोलते तो वहां हम स्वर को लोप करते हैं, स्वर को खत्म कर रहे हैं। यहां स्वर नहीं खत्म कर रहे हैं, यहां सत बोला जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये अ और ये अ दोनों मिलके क्या बनाएगा? थोड़ा दिमाग लगाएं। अगर मैं यहां हलंत लगा दूंगा तो फिर आ कहां से बनेगा? नहीं बन सकता, ठीक है ना? वो तो द बन जाएगा। इसलिए सत धन अब्दी से क्या बनेगा? शताब्दी। ये बात समझ में आ गई? अब अब्दी के टुकड़े करते हैं। पहले अब्दी के टुकड़े करो तो ये है अप प्लस दी, और इसके टुकड़े हैं यहां से स्टार्ट हो रहे हैं शत प्लस अप प्लस दी। तो यहां तो है दीर्घ संधि, यहां है अप प्लस दी व्यंजन संधि। देखिए वापस इधर आ रहा हूं। अब्द का मीनिंग क्या होता है? वर्ष, और अब्दी का मीनिंग होता है वर्षों वाली। अब्दी का मीनिंग क्या होता है? वर्षों वाली। शत का मीनिंग होता है 100, तो 100 वर्षों वाली को क्या कहा जाता है? शताब्दी। 1000 वर्षों वाली को कहा जाता है सहस्राब्दी। ये स ह, ये स्र और ये श्राब्दी, सहस्राब्दी। और इसका संधि विच्छेद होता है सहस्र, त्र नहीं करना है, सहस्र यानी 1000, सहस्र बाहु, और यहां हो जाएगा अब्दी। 1000 वर्षों वाली को कहते हैं सहस्राब्दी, अप प्लस दी से। तो यहां तो दीर्घ संधि है, यहां व्यंजन संधि है, और वो व्यंजन संधि यहां पर है, ये रहा। अप धन दी से बनेगा अब्द। अब्द का मतलब बादल। अब्द का मीनिंग क्या होता है? वर्ष। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से एक सवाल किया था गणित का सामान्य सा, कि 12 में से 4 चले गए तो कितने बचे? 8 बचते हैं, सिंपल सा है ना। 12 में से अगर 4 माइनस करोगे तो कितने बचेंगे? 8। लेकिन सही उत्तर ये नहीं था, सही उत्तर था 0। क्या था? 0।
तो बोले यार ये कैसा उत्तर है? बोले ऐसा है कि 12 महीने में से 4 महीने अगर बारिश के निकाल दिए जाएं तो सब कुछ शून्य, बिन पानी सब शून्य। 4 महीने बारिश के लिए निश्चित किए गए और वो 12 महीने में अगर 4 मास बारिश नहीं होती है तो इस प्रकृति में सब कुछ शून्य ही है। उन्होंने एक तार्किक, एक लॉजिकल, ऐसे मतलब दार्शनिक रूप में उसको आंसर बताया। हालांकि गणित के हिसाब से तो 12 माइनस 4 8 ही होते हैं, सभी जानते हैं, लेकिन वो किस रूप में? अब्द का मीनिंग ही वर्ष होता है। अब्द का मीनिंग क्या होता है? वर्ष। तो ऐसा नहीं है कि अब्द का मीनिंग बादल ही याद करें, अब्द का मीनिंग वर्ष। वो, और इसका उदाहरण मैंने आपको बता दिया है। देखो यहाँ अब्द शब्द आ रहा है, ये वर्ष को लेकर के, ठीक है, और बिना पानी के कोई है भी नहीं है, सब कुछ शून्य है। तो अभी हम बात कर रहे थे, वापस नियम पर आ जाते हैं। कौन सा नियम पढ़ाया मैंने? ये क च ट त प के बाद अगर कोई गोश ध्वनि आए तो ये अपने ही वर्ग के किस में बदलते हैं? तीसरे में। ये भाषा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। परीक्षा में कभी भाषा से प्रश्न नहीं आते, सीधे संधि के प्रश्न आते हैं। कंपटीशन में ऐसा प्रश्न नहीं आएगा। बताइए पहला रूल है कौन सा? नियम बद लिख करके बताओ। वहां डिस्क्रिप्टिव एग्जाम नहीं हो रहा, सीधा है। क के बाद गोश ध्वनि है तो क अपने ही वर्ग में किस में बदल गया? तीसरे में बदल गया। चलिए, व्यंजन संधि का ये पहला नियम है, इस नियम को लिख लीजिए। बैक करो ये वाला, चलो। जो नए आए उनके लिए मैं थोड़ा यहाँ लिख देता हूं। कंपन के आधार पर मैंने वर्ण पढ़ाए थे। 2 प्रकार के हमारे होते हैं। एक तरफ होते हैं अघोष, अघोष, और एक तरफ होता है हमारा घोष। ठीक है। अघोष की संख्या कितनी है? 13, और घोष व्यंजनों की संख्या कितनी है? 20। तो यहाँ अघोष कौन कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन और प्लस तीनों स और स अघोष कहलाते हैं। घोष के लिए प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन और प्लस कौन कौन से? य, र, ल, व और ह, और प्लस सभी स्वर। सत्यवादी में कौन सी संधि? कोई संधि नहीं होगी राहुल जी। सत्यवादी जो सत्य बोलता है, वादी यानी बोलने वाला, सत्य यानी कि जो सच है, इसमें कोई संधि नहीं है। ओके, सत्य धनवादी, सत्यवादी, बस ये एक संयोग है, संधि नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट आगे ले लें। ओके ओके, नेक्स्ट चलो। हलंत लगाना, ध्यान रखना परिणाम में ग, ज, ड, द और ब।
क च ट त प के बाद अगर कोई घोष ध्वनि आ जाए तो यह अपने ही वर्ग के तीसरे में बदलते हैं। अपने ही वर्ग में तीसरे में कौन बदलेंगे? अघोष। क बदलेगा ग में, च बदलेगा ज में, ट बदलेगा ड में, द और त बदलेगा द में और प बदलेगा ब में। और इन सबको हमने उदाहरण सहित समझा भी है। लिख लिया? ये तो कोई ज्यादा नहीं है। ओके चलिए अब उदाहरण को लिख लीजिए इनको। ऋक् वेद ऋग्वेद, वाग्दन दान वाग्दान, वाग्दन दत्ता वाग्दत्ता। वो श्यामलोकन इस वाले रूल में मत लिखना, वो खाली समझाने के लिए लिखा। वो दीर्घ संधि में ही लिख लेना। आप आपकी कॉपी में जब मैंने दीर्घ संधि पढ़ाई ना, वहां कहीं लिख देना। शताब्दी को भी दीर्घ संधि में लिखना है, सहस्राब्दी को भी दीर्घ संधि में लिखना है। ये तो क्या है कि वो मैं दिग्गज शब्द पढ़ा रहा था ना, तो उसके रेफरेंस में मैंने पढ़ाया। ये ऐसा नहीं कि इसमें कहीं व्यंजन संधि में लिख के आ जाओ कि सर आपने पढ़ाया तो था। अक्कल की अट्ठन्नी खर्च करनी है थोड़ी। और जब नहीं लिख पाओ तो उसके कोष्टक में दीर्घ संधि लिख दो, बस काम खत्म। कहीं वहां नहीं जाओ तो कोई बात नहीं, उसी शब्द के पीछे कोष्टक में दीर्घ संधि लिख लेना, ताकि याद रहे कभी पढ़ोगे 1857 में। हाँ मुझे पता है, मुझे अच्छी तरह से याद है। एक बार मैं पढ़ा रहा था और किसी क्लास में मैंने कुछ बताया था, तो उस बात को उसने पत्थर की लकीर मान ली और फिर उसी संबंधित कोई प्रश्न आ गया और वो गलत करके आ गए। बोले सर आपने कहा तो था, पूरा सुना ही नहीं, आधा अधूरा सुन लिया। हाँ जी हाँ जी। तो ये तो कितना पढ़ा है आप, आज ही आए हो तो। अच्छा ये उत्क्षिप्त है, ये अड़ा की ध्वनि है। अच्छा पहले पढ़ा लिया हूं मैं, पहले पढ़ा। ये उत्क्षिप्त ध्वनि है, फेंक कर बोलते हैं। तो इसको अपन किन किन नाम से जानते हैं? इसको कहते हैं द्विगुण, यानी डबल रोल में मिलते हैं इसलिए द्विगुण कहते हैं। क्योंकि एक तो मिलता अपन को ड, ठीक है, और एक मिलता अपन को ढ, और इसी का जुड़वा है ड के नीचे बिंदी और इसी के ढ के नीचे बिंदी। इसलिए दो दो ही ऐसे वर्ण है पूरी वर्णमाला में जो डबल रोल में मिलते हैं, ठीक है, इसलिए द्विगुण कहते हैं। इसके अलावा ये देखो अड़ की ध्वनि आती है तो इसको हमारी जबान फेंक करके बोलती है, इसलिए इनका दूसरा नाम है उत्क्षिप्त। फेंक कर इसका उच्चारण, उत्क्षिप्त का मतलब ही होता है फेंक कर। और ये ताड़न जात, पीटने से, हमारी जबान पीटती है, ऊपर से आते सड़क अड़क की ध्वनि आती है ना, तो इसलिए इसको ताड़न जात भी कहते हैं ये, ठीक है। और इसका एक और नाम है जो इन लोगों को भी नहीं पढ़ा है, आपको पढ़ा रहा हूं, उसे कहते हैं द्विस्पृष्ट। हाँ ये संस्कृत का हालांकि द्विस्पृष्ट। नेक्स्ट चले आगे। कोई कह रहा नहीं सर, कोई कह रहा यस सर, मैं पशुपेश में हूं। किम कर्तव्य विमूढ़ सी स्थिति हो गई है मेरी, क्या करूं और क्या न करूं, ये बड़ी मुश्किल है। आए कोई तो बता दे। ये देखो इतने रो रहे हैं, देखो भी। अंकित जी जमा जमा के बर्फ लगा के लिखोगे तो ये सुबह हो जाएगी। लिख लिया, लिखो लिखो फटाफट। आपने लिख लिया? बागेश्वरी क्या होता है आप बताओ एक मिनट, बागेश्वरी किसे कहते हैं? नहीं नहीं, जिससे पूछो वही। शाबाश, वो बागेश्वर है। नहीं पता, पढ़ाई तो था, अभी कहा भी था। कहाँ थे? नहीं थे, नहीं थे। सुना नहीं है, सुनना है, सिलेक्शन लेना है। तो बागेश्वरी सरस्वती को कहते हैं, बहुबरी समास है। सब बात बताई थी, वाक वाणी, ईश्वरी देवी, वाणी की देवी सरस्वती, है ना। ध्यान रखो, शब्दों पे ध्यान देना। चलिए अच धन अंत अजंत। हाँ जी टाइम ही हो जाता है।
2 घंटे की क्लास चाहिए यार मुझे। अब तो पीछे देखो घड़ी बोल चुकी है। नहीं नहीं नहीं, टाइम हो गया है। कल आते ही पहले कहानी सुनाऊंगा बस। आज हमारी आज वेकेशन आज खत्म है हमारे भी। हाँ? अरे ये तो बढ़िया है, मजा है ये तो। इंतजार। अरे हाँ, मुझे याद आया, आज एक टेम्पो के पीछे क्या लिखा हुआ था, बहुत शानदार। हाँ हाँ, उसमें डायलॉग लिखा था, इनकार पसंद है, इंतजार पसंद नहीं। मैंने कहा बात तो सही की यार उसने। और क्या, इनकार पसंद है, बस इनकार हो गया मतलब बात खत्म। अब कोई ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं, है ना। हाँ जी राहुल जी, ज्ञान में घोष ध्वनि, हाँ, ज और य से बनता है ज्ञान। वो ज्ञान नहीं है, ज्ञान बोलते हैं वैसे। सही है वो। हाँ ये कौन है राहुल जी, बिल्कुल घोष ध्वनि है। अप का मतलब क्या होता है, जल। और अब्ज का मीनिंग कमल, पानी से जन्म लेने वाला, जल से जन्म लेने वाला, जल जात जिसे कहा जाता है, कमल को कहा जाता है। ठीक है, अब्ज। इस रूल को अच्छी तरीके से कल पढ़ के आना है। कल आते ही सबसे पहले व्यंजन संधि का टेस्ट लूंगा। ठीक है, 2 उदाहरण और लिख दो इसके अंदर, सहस्राब्दी और शताब्दी, ये दीर्घ संधि के हैं। बाकी है, चलिए बाकी हम मिलेंगे अपनी अगली क्लास में कल इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे और जीवित रहे। हमारे इतिहास में वागेश्वरी कुंभा की, अरे कुंभा की बेटी का नाम तो सरस्वती तो देवी है। कुंभा की बेटी तो बाद में, उससे पहले इतिहास वालों को कहो कि थोड़ा सनातन धर्म की तरफ जाएं। सरस्वती पहले है, कुंभा की बेटी तो बाद में। कुंभा तो अभी इसी युग का है, सरस्वती तो वाणी की देवी है। ओके, बाकी कल।